चलिए स्टार्ट करते हैं एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स के अंदर हम जनरली क्या है, तीन पार्ट देखते हैं। एक तो जनरल इंट्रोडक्शन का पार्ट जो होता है, उसमें अपने जो इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल है, थ्योरीज है, उनके बारे में स्टडी करते हैं। दूसरा जो पार्ट है वो है आपका प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स, यानी उत्पादन का अर्थशास्त्र। और तीसरा जो अपने पढ़ेंगे वो फार्म मैनेजमेंट। इसके अलावा अपने एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स में बैंकिंग डेवलपमेंट्स का भी है, और रूरल एरिया के अंदर जो इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट है वो भी स्टडी की जाती है। तो उससे रिलेटेड इंस्टीट्यूट, उनके जो फंक्शन है, कार्य है, और उनके ऑब्जेक्ट, उनके उद्देश्य है, वो भी जनरली क्या है, स्टडी की जाती है। तो चलिए सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स। कोशिश करना कि साथ साथ में ही आपको सब बातें समझ में आती जाए, है ना। इस सब्जेक्ट को आपको टफ लेके नहीं चलना है, मुश्किल लेके नहीं चलना है, बहुत ही शानदार है, क्योंकि इसमें क्या है, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं। बहुत सारी बातें आपको सीखने को मिलती है, और आप अपना जो मैनेजमेंट है, इकोनॉमिक मैनेजमेंट है, उसको भी क्या है, इंप्रूव कर लेते हैं। बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है, और मैं आपको साथ साथ ये याद करवाता जाऊंगा। तो चलते हैं, अपने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्ड फॉर्मेशन, यानी शब्दों की उत्पत्ति से ही। तो सबसे पहले अपने बात करें इकोनॉमिक्स वर्ड कहां से आया है। देखो भाई, जो इकोनॉमिक्स वर्ड है, ये माना जाता है कि जो एक ग्रेट ग्रीक फिलोसफर थे और ग्रीक साइंटिस्ट थे, यानी मैं बात कर रहा हूं अरिस्टोटल यानी अरस्तु की। तो इकोनॉमिक्स जो वर्ड है वो किसने दिया था, अरिस्टोटल ने दिया था। कब, लगभग अपने बात करें तो 322 बीसी के लमसम, है ना। कब दिया था, 322 बीसी के लमसम है, इन्होंने इकोनॉमिक्स वर्ड दिया था। अब ग्रीक साइंटिस्ट थे, ग्रीक फिलोसफर है, तो इनकी भाषा भी कौन सी रही है, ग्रीक ही रही है। तो इकोनॉमिक्स वर्ड कौन सी लैंग्वेज का है, ग्रीक लैंग्वेज का है। इकोनॉमिक्स जो वर्ड है वो कौन सी लैंग्वेज का है, ग्रीक वर्ड का है, और ग्रीक के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक तो कौन सा है, आइकोन, आइकोनस, है ना, आइकोनस। और दूसरा कौन सा है, नोमोस। अगर हम इस शब्द को एक साथ लिखें तो क्या हो जाएगा, ओइकोनॉमिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओइकोनॉमिक्स हो जाएगा। जो आइकोनस शब्द है, जो आइकोनस शब्द है वो कहां से आया हुआ है, आइकोनस शब्द है वो आया हुआ है ओइकोस शब्द से। किससे आया हुआ है, ओइकोस शब्द से आया हुआ है। और ओइकोस शब्द जो है वो प्योर ग्रीक वर्ड है। ओइकोस जो शब्द है वो क्या है, प्योर ग्रीक वर्ड है। तो हम इसको सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं कि इकोनॉमिक्स ग्रीक के दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक तो कौन सा है, ओइकोस, और दूसरा कौन सा है, नोमस। ओइकोस का मतलब होता है हाउस होल्ड। ओइकोस का मतलब क्या होता है, हाउस होल्ड होता है। हाउस होल्ड का मतलब समझते हो, घरेलू। हाउस होल्ड का मतलब होता है घरेलू। और नॉमस का मतलब टू मैनेजमेंट। क्या होता है, टू मैनेजमेंट। टू मैनेजमेंट यानी प्रबंधन करना। अब आपसे पूछ ले कि इकोनॉमिक्स शब्द का अर्थ क्या होता है, लिटरली मीन्स क्या है, वास्तविक अर्थ क्या है। तो हम बोलेंगे हाउस होल्ड मैनेजमेंट इज नोन एज इकोनॉमिक्स। हाउस होल्ड मैनेजमेंट इज नोन एज इकोनॉमिक्स, यानी घरेलू वस्तुओं का प्रबंधन या घरेलू प्रबंधन जो है वो क्या कहलाता है, इकोनॉमिक्स कहलाता है। अब हम बात करें एग्जाम पैटर्न के आधार पे, तो आपसे पूछ ले कि इकोनॉमिक्स वर्ड है वो किसने दिया था, आप बोलोगे अरिस्टोटल, अरस्तु ने दिया था। और इकोनॉमिक्स वर्ड का मीन्स क्या होता है, हाउस होल्ड मैनेजमेंट, यानी घरेलू वस्तुओं का प्रबंधन ही क्या कहलाता है, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र है वो कहलाता है। अब इकोनॉमिक्स में क्या है, क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं। बहुत सारे फिलोसफर ने इकोनॉमिक की अपने अपने हिसाब से डेफिनेशन दी, अपने अपने हिसाब से क्या है, परिभाषाएं दी है। तो उनके आधार पर जनरली क्या पूछ लिया जाता है, ये पूछ लिया जाता है कि कौन से फिलोसफर ने कौन सी डेफिनेशन दी थी, किस प्रकार की डेफिनेशन दी थी। अब आपसे पूछ ले कि इकोनॉमिक्स को हाउस होल्ड मैनेजमेंट या घरेलू प्रबंधन है वो किसने बोला था, इकोनॉमिक्स को हाउस होल्ड मैनेजमेंट या घरेलू प्रबंधन है वो किसने बोला था, तो वो अरिस्टोटल ने बोला था। तो अरिस्टोटल के अनुसार इकोनॉमिक्स क्या था, हाउस होल्ड मैनेजमेंट था, यानी घरेलू वस्तुओं का वर्गीकरण था, घरेलू वस्तुओं का वर्गीकरण था। और अरिस्टोटल तो बहुत जगह पे आता है, आप किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट कर लो, उसमें
आपको अरिस्टोटल की डेफिनेशन जरूर देखने को मिल जाएगी, अरिस्टोटल के विचार है वो जरूर देखने को मिल जाते हैं। तो अरिस्टोटल है वो बहुत बड़े फिलोसफर थे, इस बात में कोई डाउट नहीं है, और वो साइंटिस्ट थे भी, उन्होंने बहुत सारी चीजें हैं वो भी क्या है डिस्कवर की है। तो ये कहा जाता है ये एक ग्रीक फिलोसफर और साइंटिस्ट थे, ठीक है, और इन्होंने इकोनॉमिक्स को भी डिफाइन किया था। कब डिफाइन किया था? लगभग 300 बीसी के लमसम है वो इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया था। क्लियर है स्टूडेंट यहां पे? चलिए, लेकिन आपको एक बात में कंफ्यूज नहीं होना है। कौन सी बात में? इकोनॉमिक्स वर्ड पूछे, इकोनॉमिक्स शब्द पूछे तो ही बताओगे कि इसकी उत्पत्ति, इसका ओरिजिन ग्रीक है। लेकिन आपसे पूछ ले अर्थशास्त्र, क्या पूछ ले आपसे? अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र जो वर्ड है ना वो संस्कृत वर्ड है, यानी संस्कृत भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। यह भी संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, अर्थ और शास्त्र। अर्थ और शास्त्र। अर्थ का मतलब होता है धन और शास्त्र का मतलब होता है अध्ययन करना। शास्त्र का मतलब क्या होता है? अध्ययन करना। तो अब देखो अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है? धन का अध्ययन करना क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र। और जो अर्थशास्त्र हिंदी का शब्द है वो कौन सी लैंग्वेज से आया हुआ है? वो संस्कृत लैंग्वेज से आया हुआ है, और संस्कृत के दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, अर्थ और शास्त्र से। अर्थ का मतलब धन और शास्त्र का मतलब क्या होता है? अध्ययन करना होता है। क्लियर है यहां पे बात? अब ये नोमस वर्ड आपके पहले से फैमिलियर है। कैसे फैमिलियर है? आप पढ़ते हैं एग्रोनॉमी। क्या पढ़ते हैं? एग्रोनॉमी। तो एग्रोनॉमी के लिए भी तो आप क्या पढ़ते हैं? एग्रोनॉमी भी कैसा शब्द है? ग्रीक वर्ड है। तो जिसमें जो नॉमी वर्ड है वो किससे आया हुआ है? नोमोस से ही तो आया हुआ है। किससे आया हुआ है? नोमोस। नोमोस का मतलब क्या होता है? टू मैनेजमेंट, यानी प्रबंधन करना। तो एग्रोनॉमी में भी नोमोस शब्द यही है, और इकोनॉमिक्स के अंदर भी नोमोस वर्ड है, इसका मतलब यही होता है, प्रबंधन करना ही होता है। कल को आपको ये नहीं भी आता तो आप एग्रोनॉमी से इस शब्द को लिंक बिठा के और आप ये क्वेश्चन सही कर सकते हैं। इसलिए मेरा कहना यही है कि एग्जाम में जब कोई क्वेश्चन आता है तो उसको इंटर रिलेट करने की कोशिश किया करो, अगर वो क्वेश्चन आपको क्लियरली नहीं आता है। क्या पता इंटर रिलेशन से वो क्वेश्चन आप सही कर जाओ और आपको क्या है एक ऐसा मार्क्स मिल जाए जो आपके सिलेक्शन के अंदर क्या है बहुत महत्व रखे। अब ये महत्व किसको पता होगा? जो कभी एग्जाम में एक आधे नंबर से रहता है। इसलिए आपको क्या है एग्जाम देते समय अपने बुद्धि का भी इस्तेमाल करना है। तो ये तो बात थी फर्स्ट सेंचुरी या उससे पहले की। अब हम बात करें भारत के अंदर इकोनॉमिक्स की। तो भारत के अंदर भी बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट, बहुत बड़े अर्थशास्त्री हुए थे जिनका नाम था कौटिल्य। भारत में भी बहुत बड़े अर्थशास्त्री हुए जिनका नाम था कौटिल्य, जिनको हम चाणक्य के नाम से जानते हैं। जिनको हम चाणक्य के नाम से जानते हैं। उन्होंने थर्ड सेंचुरी के अंदर एक शास्त्र लिखा, ग्रंथ लिखा, जिसका नाम था कौटिल्य अर्थशास्त्र। यह भी काफी पॉपुलर ग्रंथ है, काफी पॉपुलर शास्त्र है, पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर है। इसे बहुत सारी लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट भी किया गया है, बहुत सारी भाषाओं के अंदर भी इसे मतलब इसका अनुवादन किया गया है, काफी पॉपुलर है ये। तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र जो ग्रंथ है, या जिसको हम कौटिल्य अर्थशास्त्र बोलते हैं, ये कब लिखा था? थर्ड सेंचुरी में। और इसकी लैंग्वेज क्या थी? संस्कृत थी। और इस ग्रंथ के अंदर कौटिल्य ने अर्थशास्त्र को क्या बोला? कौटिल्य ने अर्थशास्त्र को धन का शास्त्र बोला, यानी धन का अध्ययन करना ही क्या बोला? अर्थशास्त्र कहा। अब देखो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो हमारे लिटरेचर है वो स्ट्रॉन्ग है, उस बात में कोई डाउट नहीं है, अच्छे लिटरेचर है। सब वेस्टर्न लोग हमारे लिटरेचर को पढ़े हैं और उन लिटरेचर के जरिए उन्होंने बहुत सारे डेवलपमेंट किए, विकास किए हैं और बहुत सारी डिस्कवरीज की है। लेकिन क्रेडिट उनके पास चला गया। हमने हमारे जो लिटरेचर है उनको कभी समझा ही नहीं। हम भारत में भी पढ़ेंगे कि जी भारत के अंदर इकोनॉमिक्स के पिता कौन है, ये कौन है, तो हम बाहर वालों की बातों को महत्व रखते हुए क्या करेंगे? किसी न किसी का नाम है वो बोलेंगे। अब देखो आप किसी भी क्रॉप्स में पढ़ते हो, किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ते हो, तो फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर, फादर ऑफ एग्रीकल्चर, फादर ऑफ एग्रोनॉमी, सब बाहर वाले नाम पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो गोरे और हमें पसंद आ गए, और हमारे वाले हैं वो इतने गोरे नहीं थे इसलिए हमें पसंद नहीं आए। तो अंग्रेज जब तक मोहर नहीं लगाता है तब तक उस बात को हम क्या है मान्य नहीं करते हैं। ये भी एक बड़ी समस्या है। तो कौटिल्य के द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र भी अपने आप में क्या है बहुत महत्व रखता है, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, तो थर्ड सेंचुरी के अंदर इन्होंने कौटिल्य अर्थशास्त्र लिखा था। उसके अंदर इन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र का मतलब होता है धन का अध्ययन करना, धन का अध्ययन करना। ठीक है, ध्यान रखिए, ये थर्ड सेंचुरी की बात है। उसके बाद हम बात करें अब एक
और अर्थशास्त्री आए जिनका नाम था एडम स्मिथ, यानी एक और इकोनॉमिस्ट आए जिनका नाम क्या था, एडम स्मिथ, जिनको हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के रूप में भी जानते हैं, यानी अर्थशास्त्र के जनक के रूप में भी जानते हैं। चलो अगला तो मैं आपको क्वेश्चन का आंसर दूंगा, लेकिन आपसे पहले पूछ लेता हूं, भारतीय अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है, भारतीय अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है। जब तक आप लोग उत्तर देंगे तब तक मैं एडम स्मिथ जी की बात कर लेता हूं, ठीक है। एडम स्मिथ ने अपनी एक किताब लिखी थी जिसका नाम ही क्या था, वेल्थ ऑफ नेशन, यानी राष्ट्र का धन। वेल्थ ऑफ नेशन यानी राष्ट्र का धन उस बुक का नाम था। और ये कब पब्लिश हुई थी, ये पब्लिश हुई थी 1776 में, 1776 के अंदर। इसके अंदर इन्होंने इकोनॉमिक्स को कैसे डिफाइन किया, इन्होंने इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया कि इकोनॉमिक्स क्या है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कोजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। राष्ट्र का धन है, उसकी प्रकृति और कारणों की जो जानकारी है उसे ही क्या बोलते हैं, अर्थशास्त्र बोलते हैं। राष्ट्र का जो धन है उसकी जो प्रकृति है और उसके जो कारण है, यानी नेचर और कोजेज है, उसकी इंक्वायरी, उसकी जानकारी ही क्या कहलाता है, इकोनॉमिक्स कहलाता है। इनकी किताब का नाम वेल्थ ऑफ नेशन था और इनकी डेफिनेशन में भी वेल्थ ऑफ नेशन था, यानी इनकी डेफिनेशन है वो धन की परिभाषा थी, वेल्थ की डेफिनेशन थी। अब बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इकोनॉमिक्स को वेल्थ की डेफिनेशन के रूप में किसने डिफाइन किया था, यानी इकोनॉमिक्स को धन का जो मतलब विज्ञान है वो किसने कहा था, यानी धन का जो अध्ययन करना है वो किसने कहा था, तो वो एडम स्मिथ ने कहा था। तो सीधा सा क्वेश्चन पूछेंगे कि जो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन वेल्थ के रूप में जो डिफाइन की थी वो किसने की थी, यानी धन के रूप में जो परिभाषित की थी वो किसने की थी, वो की थी एडम स्मिथ ने की थी। यानी इकोनॉमिक्स को धन किसने बोला था या धन का अध्ययन करना किसने बोला था, वो एडम स्मिथ ने बोला था। इसलिए एडम स्मिथ की डेफिनेशन को वेल्थ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है, यानी धन की परिभाषा के रूप में अर्थशास्त्र को इन्होंने परिभाषित किया था। इसलिए वेल्थ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स है वो किसके द्वारा दी गई है, वो एडम स्मिथ के द्वारा दी गई है। एडम स्मिथ भी कोई छोटा बड़ा नाम नहीं, एडम स्मिथ भी इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत बड़ा नाम है, जिन्होंने इकोनॉमिक्स को लेकर बहुत सारी बातें की है, इकोनॉमिक्स को लेकर बहुत सारी बातें की, बहुत सारे प्रिंसिपल, बहुत सारे लॉ और बहुत सारी जो अवधारणाएं हैं, बहुत सारी जो थ्योरी है, बहुत सारे जो सिद्धांत है वो इन्होंने पेश किए हैं। जिनमें से मैं आपको एक पॉपुलर इनका प्रिंसिपल बता देता हूं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर, यानी श्रम का वितरण। काफी पॉपुलर प्रिंसिपल है, काफी पॉपुलर लॉ है। तो आपसे पूछा जा सकता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर यानी श्रम का वितरण है वो किसने दिया था, तो वो एडम स्मिथ ने ही दिया था। किसने दिया था, एडम स्मिथ ने। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर क्या होती है, ये तो जब हम प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, उत्पादन का अर्थशास्त्र जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर बात करेंगे, ठीक है। चलिए, मेरा बीच में आपसे एक क्वेश्चन था कि फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स, भारतीय अर्थशास्त्र के जनक किसे कहते हैं, तो दादा भाई नौरोजी को कहते हैं। दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। किसको कहते हैं, दादा भाई नौरोजी को कहते हैं। तो फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इनका भी आगे हम डिस्कस करेंगे। एक बार हम चलते हैं वापस एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ ने एक प्रिंसिपल दिया था, कौन सा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर, या जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर का जो लॉ है वो किसने दिया था, एडम स्मिथ ने दिया था। श्रम के वितरण का जो सिद्धांत है वो एडम स्मिथ ने। बहुत सारी आगे घटनाएं आएगी जिनमें से एडम स्मिथ का और भी कंट्रीब्यूशन आएगा। नेक्स्ट अपने बात करें, जो एडम स्मिथ थे वो लेजज फेयर इकोनॉमिक्स के पक्षधर लोग थे, है ना। लेजज फेयर इकोनॉमिक्स है, इसके पक्षधर थे। अब लेजज फेयर इकोनॉमिक्स क्या होती है आगे फिर डिस्कस होगा, इसका वहां पर बात करेंगे, वहां पे एडम स्मिथ जी की फिर से बात आ जाएगी। लेकिन अभी आपको ध्यान रखना है, लेजज फेयर इकोनॉमिक्स के पक्षधर थे एडम स्मिथ। अब एक चीज और ध्यान रखें, 1850 से 1850 से पहले जितने भी इकोनॉमिस्ट आए, जितने भी अर्थशास्त्री आए, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, क्लासिकल इकोनॉमिक्स के पक्षधर बोलते हैं। 1850 से पहले जितने भी इकोनॉमिस्ट थे, जितने भी अर्थशास्त्री थे, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, क्लासिकल इकोनॉमिक्स के पक्षधर बोलते हैं, ठीक है। यानी जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स है उनका फेवर करने वाले बोला जाता है 1850 से पहले।
तो अब अरिस्टोटल तो बहुत पहले थे, उसके बाद कौटिल्य आए, उसके बाद एडम स्मिथ आए। तो ये सब क्या है, क्लासिकल इकोनॉमिक्स के पक्षधर लोग हैं, यानी क्लासिकल इकोनॉमिक्स को फेवर करने वाले लोग हैं, इस बात को भी ध्यान रखना। और फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है, एडम स्मिथ। और फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट अपने बात करें, अगली डेफिनेशन है वेलफेयर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी अर्थशास्त्र की कल्याण की परिभाषा। अर्थशास्त्र की कल्याण की जो परिभाषा है वो किसने दी थी, वेलफेयर डेफिनेशन है वो किसने दी थी, अल्फ्रेड मार्शल ने। किसने दी थी, अल्फ्रेड मार्शल। अब अल्फ्रेड मार्शल भी अपने आप में बड़ा नाम है। अल्फ्रेड मार्शल की कुछ जो अचीवमेंट्स है उनकी बात करेंगे तो आप सोचोगे कि हाँ भी एडम स्मिथ की तरह ही बड़ा नाम है, और आज मॉडर्न इकोनॉमिक्स में देखें तो जाहिर सी बात है ये ज्यादा बड़ा नाम है, किससे, एडम स्मिथ से। चलिए बात करते हैं। देखो अल्फ्रेड मार्शल है, इन्होंने क्या है, एक बुक पब्लिश की थी जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स कब पब्लिश की थी, 1890 में, यानी ये 1850 के बाद के इकोनॉमिस्ट हुए। कब के इकोनॉमिस्ट हुए, 1850 के बाद के। अब 1850 के बाद के जो भी इकोनॉमिस्ट थे उनको हम क्या बोलते हैं, मॉडर्न इकोनॉमिस्ट बोलते हैं, यानी आधुनिक अर्थशास्त्र के पक्षधर बोला जाता है, यानी मॉडर्न इकोनॉमिक्स के पक्षधर है वो बोला जाता है। और बिल्कुल जो अल्फ्रेड मार्शल थे उनको अपने क्या बोलते हैं, जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स है यानी आधुनिक इकोनॉमिक्स है उनके पक्षधर है वो बोला जाता है, ठीक है। और इन्होंने तो जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स है ना उसको क्रिटिसाइज किया, और स्पेशली एडम स्मिथ को, स्पेशली इन्होंने एडम स्मिथ को तो क्रिटिसाइज किया कि एडम स्मिथ ने कहा कि ये एक वेल्थ का क्या है, वेल्थ की स्टडी है इसके अंदर, यानी वेल्थ का एक साइंस है, यानी धन का विज्ञान है, लेकिन ऐसा नहीं है। इन्होंने कहा इकोनॉमिक्स एक कल्याण का विज्ञान है, यानी इकोनॉमिक्स वो है जो क्या करता है, ह्यूमन वेलफेयर में काम करता है। इकोनॉमिक्स वो है जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए काम करता है। तो इनको एडम स्मिथ के क्रिटिक्स माना जाता है, यानी एडम स्मिथ के आलोचक माना जाता है, ध्यान रखिएगा। इन्होंने एडम स्मिथ की जो भी थ्योरी थी उन सब थ्योरी का इन्होंने क्या किया था, एक तरह से विरोध किया था, कहने का मतलब उनको क्रिटिसाइज किया था। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। अब देखो और भी इनकी अचीवमेंट्स है, अभी बात करेंगे। जो अल्फ्रेड मार्शल है, अल्फ्रेड मार्शल ने अपनी जो बुक लिखी थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, उसके अंदर इन्होंने बोला कि इकोनॉमिक्स जो है वो क्या है, ह्यूमंस का वेलफेयर करने वाला साइंस है, यानी मानव का कल्याण करने वाला विज्ञान है। और इसके संदर्भ में इन्होंने एक अपना पब्लिकेशन भी दिया, उस पब्लिकेशन का नाम था नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, अर्थशास्त्र विज्ञान की प्रकृति व महत्व, अर्थशास्त्र विज्ञान की प्रकृति व महत्व के रूप में इन्होंने एक पब्लिकेशन भी किया था। और इनकी बुक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो 1890 में आई थी, और जिस बुक के अंदर क्या है, इकोनॉमिक्स की वेलफेयर की डेफिनेशन है वो दी गई थी। अब देखो आगे हम बात करें तो इन्हें फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ये जनरली किसकी अप्रोच है, ये मॉडर्न इकोनॉमिक्स की अप्रोच है, यानी आधुनिक अर्थशास्त्र की ये दृष्टिकोण है। माइक्रो और मैक्रो, माइक्रो बोले तो व्यष्टि और मैक्रो बोले तो समष्टि अर्थशास्त्र, ये सब मॉडर्न इकोनॉमिक्स यानी आधुनिक अर्थशास्त्र की क्या है, एक तरह से दृष्टिकोण है। कहने का मतलब मॉडर्न इकोनॉमिक्स के अंदर ये माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो आती है। आगे अपने इन बातों को समझेंगे। उसके अलावा जब हम प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे कि अल्फ्रेड मार्शल ने कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम दिया था। कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम यानी समय की जो अवधारणा थी वो किसने दी थी, वो अल्फ्रेड मार्शल ने ही दी थी। अल्फ्रेड मार्शल ने जनरली क्या है, 4 तरह का कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम दिया था। जिस समय हम प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स की बात करेंगे उस समय बात करेंगे, लेकिन अभी आपको याद रखना है कि ये एडम स्मिथ के क्रिटिक थे, यानी एडम स्मिथ के ये आलोचक थे। दूसरा फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स भी है, यानी जो सूक्ष्म या व्यष्टि अर्थशास्त्र है इसके जनक भी इन्हें कहा जाता है। और इसके अलावा इन्होंने एक प्राइस थ्योरी भी दी थी, प्राइस थ्योरी भी दी थी, है ना, मूल्य का सिद्धांत है वो भी दिया था। और इसके अलावा अपने को याद रखना है कि इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम दिया था, यानी समय की अवधारणा भी दी थी। ये सब बातें आगे हमारे काम आएगी। चलिए तो अब हम बात करें वेलफेयर की डेफिनेशन है वो किसने दी थी, अल्फ्रेड मार्शल। बहुत सारी चीजें पढ़नी है, मैंने कहा ना, प्राइस थ्योरी पढ़नी है अपने को, इनकी माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है, इसके अलावा कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम भी पढ़ना है, और बाकी इस स्लाइड पे दी गई बातें आपको याद रखनी ही रखनी है, ठीक है। और आपसे पूछ ले किसके पक्षधर थे, तो मॉडर्न इकोनॉमिक्स के पक्षधर थे, है ना। माइक्रो और मैक्रो जब वर्ड आ जाए तो इसका मतलब होता ही क्या है, मैक्रो सॉरी
माइक्रो और मैक्रो शब्द आ जाए, वर्ड आ जाए, इसका मतलब ही क्या होता है? मॉडर्न इकोनॉमिक्स होता है, यानी आधुनिक अर्थशास्त्र होता है। चलिए, यानी आधुनिक अर्थशास्त्र का दृष्टिकोण जिसको आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट है स्केरसिटी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। स्केरसिटी, स्केरसिटी बोले तो, स्केरसिटी बोले तो, स्केरसिटी को क्या बोलते हो आप? जो प्रकृति में कम है ना, जो स्केर है, यानी कहने का मतलब क्या है? जो लिमिटेड चीजें हैं। अब स्केरसिटी की डेफिनेशन है वो किसने दी थी? अब स्केरसिटी की डेफिनेशन है वो दी थी, अगर अपने बात करें तो लियोनेल रॉबिन्स ने। किसने दी थी? लियोनेल रॉबिन्स ने दी थी। इन्होंने अपनी एक बुक प्रकाशित की, ये ब्रिटिश थे, लियोनेल रॉबिन्स है, ये एक ब्रिटिश थे। इनकी एक बुक थी जिसका नाम था एन एसे ऑफ नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। इनकी बुक का नाम देखो, बुक का नाम तो आपको अंग्रेजी में याद रखना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। एन ऑफ नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स, इनकी जो बुक थी उसके अंदर इन्होंने स्केरसिटी की डेफिनेशन दी थी, इकोनॉमिक्स की स्केरसिटी की डेफिनेशन दी थी। इन्होंने कहा कि ह्यूमन जो वांट्स है, यानी जो मानव की इच्छाएं हैं, वो अनलिमिटेड है। जो ह्यूमन वांट्स है वो क्या है? अनलिमिटेड, बहुत सारी इच्छाएं हैं भाई। और जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, यानी स्केर है। जो रिसोर्सेज है वो कैसे है? लिमिटेड है, यानी सीमित है, यानी स्केर है। तो ये जो लिमिटेड रिसोर्सेज है, इनसे जो मानव की अनलिमिटेड वांट्स है, कहने का मतलब बहुत सारी इच्छाएं हैं जिनकी कोई सीमाएं नहीं है। तो इन लिमिटेड सोर्स का ऐसा मैनेजमेंट किया जाए, यानी जो सीमित संसाधन है उसका ऐसा प्रबंधन किया जाए कि ये जो वांट्स है इनको मैक्सिमम जितना हो सके उतना पूरा किया जा सके। सभी इच्छाओं को तो पूरा नहीं किया जा सके, पूरा नहीं किया जा सकता, सीधी सी बात है। इंसान की जितनी इच्छाएं हैं उन सबको तो पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन जो ये लिमिटेड रिसोर्सेज है, यानी जो सीमित संसाधन है, इनका कुछ ऐसा मैनेजमेंट किया जाए कि जो ये अनलिमिटेड वांट्स है, यानी असीमित इच्छाएं हैं, उनमें अधिक से अधिक को क्या किया जा सके? संतुष्ट किया जा सके। तो ऐसी डेफिनेशन है वो किसने दी थी? रॉबिन्स ने दी थी। इसलिए इनकी डेफिनेशन को क्या बोलते हैं? स्केरसिटी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं। ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, मानव की इच्छाएं असीमित है। आप लोग पता नहीं दिन में कितनी इच्छाएं बनाते होंगे, कितनी इच्छाएं होती होगी। तो मानो जो क्या है, इच्छाएं है वो अनलिमिटेड है, लेकिन रिसोर्सेज है वो क्या है? लिमिटेड है। इन लिमिटेड रिसोर्सेज का, सीमित संसाधनों का इस तरह से मैनेजमेंट, इस तरह से प्रबंधन किया जाए कि अधिक से अधिक इच्छाओं को संतुष्ट किया जा सके, यानी मैक्सिमम जो वांट्स है उनको सेटिस्फाई किया जा सके। ये डेफिनेशन दी थी रॉबिन्सन ने, और इसीलिए इनकी डेफिनेशन को स्केरसिटी डेफिनेशन कहा जाता है। अब हम किताबी भाषा में बात कर लेते हैं। सर आप जैसा पढ़ा रहे हैं वैसे ही बुक में होगा ना? बिल्कुल वैसा ही बुक में होगा, ठीक है। लेकिन पढ़ाने में मैं समझाने पे जोर दे रहा हूं ताकि आपको बुक पढ़नी न पड़े, सीधी सी बात है ना। लेकिन बुक में होगा लाइन टू लाइन, वहां पे आपको कोई समझाएगा नहीं। जो समझी हुई चीजें हैं वो फिर आपके दिमाग में एक पिक्चर की तरह चलनी चाहिए। अभी तक जितना करवाया उतना आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया? बताओ भाई। चलिए, अब इनकी डेफिनेशन क्या थी? किताबी भाषा में देख लेते हैं। इकोनॉमिक इज द साइंस विच स्टडी ह्यूमन बिहेवियर एज एन रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स, यानी अनलिमिटेड वांट्स, एंड स्केयर मींस, यानी स्केयर रिसोर्सेज विच हैव द अल्टरनेटिव यूज। यानी इनकी डेफिनेशन क्या बोल रही है कि जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड, वांट्स अनलिमिटेड, इनका इस तरह से अल्टरनेट यूज हो, इस तरह से एकांतर प्रबंधन हो कि ये जो अनलिमिटेड वांट्स है उनका मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो सके, यानी अधिकतम संतुष्टि है वो हो सके। क्लियर है स्टूडेंट यहाँ पे? तो रॉबिन्स की जो डेफिनेशन है वो स्केरसिटी की डेफिनेशन थी। अब नेक्स्ट हम बात करें प्रोफेसर सैमुअल्सन। प्रोफेसर सैमुअल्सन की बात की जाए तो इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कहते हैं, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कहा जाता है। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक यानी फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है? प्रोफेसर सैमुअल्सन को कहा जाता है। प्रोफेसर सैमुअल्सन ने क्या बोला भाई? इकोनॉमिक्स है वो वृद्धि और विकास की क्या है? विज्ञान है ना, यानी साइंस ऑफ ग्रोथ, यानी ग्रोथ का साइंस है। सैमुअल्सन के अनुसार इकोनॉमिक्स क्या है? ग्रोथ का एक साइंस है ना। इसमें स्टडी करके हम क्या करते हैं? ग्रोथ करते हैं, यानी जो हमारी आर्थिक दशा है हम उसको इस तरह से मैनेज करते हैं कि हमारी क्या होती है? ग्रोथ होती है। तो ग्रोथ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स किसने दी थी? प्रोफेसर सैमुअल्सन ने दी थी, जिन्हें आप फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं।
फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है? प्रोफेसर सैमुअल्सन को कहा जाता है। प्रोफेसर सैमुअल्सन को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट अपने बात करें, अगली जो डेफिनेशन है वो अमर्त्य सेन की है। अमर्त्य सेन है, इनको भारत रत्न भी मिला हुआ है, इनको भारत रत्न भी मिला हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा अपने बात करें, इन्होंने एक पाकिस्तान के व्यक्ति थे जिनके साथ मिलकर, जिनका नाम था महबूब उल हक। क्या नाम था? महबूब उल हक, बड़ा नाम है भाई, महबूब उल हक, है ना। महबूब उल हक के साथ मिलकर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दिया था। इसके साथ महमूद उल हक, देखो मेन क्रेडिट है वो महमूद उल हक को गया हुआ है। जो मेन क्रेडिट है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का, यानी मानव विकास सूचकांक का जो मेन क्रेडिट दिया गया है वो मोहम्मद उल हक को दिया हुआ है। मोहम्मद उल हक ने अमर्त्य सेन के साथ मिलकर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दिया था, मानव विकास सूचकांक दिया था। ये मानव विकास सूचकांक क्या होता है इसकी बात करेंगे, और इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है उसकी बात बाद में करेंगे, पहले इन्होंने इकोनॉमिक्स में क्या किया था वो बात करेंगे। महमूद उल हक की बात नहीं कर रहे हैं इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स में बात कर रहे हैं अमर्त्य सेन की। बट इन्होंने मोहम्मद उल हक के साथ मिलकर क्या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दिया। लेकिन मेन साइंटिस्ट थे, मेन फिलोसफर थे जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के, वो महमूद उल हक थे, और उनके साथी थे वो कौन थे? अमर्त्य सेन थे। कौन थे? अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को भारत रत्न भी दिया गया है, और मोहम्मद उल हक और अमर्त्य सेन को ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के लिए, मानव विकास सूचकांक के लिए नोबेल प्राइज भी दिया हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो मोहम्मद उल हक एक इकोनॉमिस्ट थे, और इंडियन इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन, इन दोनों ने मिलकर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो दिया था। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। अभी हम बात करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होती है, बट पहले हम बात करें जो अमर्त्य सेन थे, उन्होंने कहा इकोनॉमिक्स एक साइंस भी है और इकोनॉमिक्स एक आर्ट भी है। इकोनॉमिक्स एक साइंस भी है और इकोनॉमिक्स एक आर्ट भी है। साइंस मैंने आपको पहले भी बता रखा है, साइंस क्या होता है? साइंस होता है, विज्ञान होता है किसी ज्ञान का होना, है ना, किसी नॉलेज का होना, लेकिन ऐसे ज्ञान का होना जो फैक्ट पर आधारित हो, यानी जो फैक्ट बेस हो। ऐसा नहीं है कि फेंके जा रहे हैं और जिसका कोई फैक्ट ही नहीं है, तो फैक्ट पर आधारित होना चाहिए। जिसका कोई पास्ट हो, जिसका कोई प्रेजेंट हो, उसके आधार पर हम फोरकास्टिंग कर सकें, यानी जिसकी भविष्यवाणी की जा सके। प्लस क्या है? जो ऐसा नॉलेज, ऐसा ज्ञान जिसका कोई स्केल ऑफ मेजरमेंट हो, यानी उसको मापा जा सके, ऐसे ज्ञान को क्या बोलते हैं? साइंस बोलते हैं। मैंने क्या बोला? साइंस क्या है? नॉलेज, ज्ञान का होना ही विज्ञान है। कैसा ज्ञान? जो फैक्ट पर आधारित हो, ऐसा ज्ञान जिसका कोई पास्ट हो, जिसका कोई प्रेजेंट हो, और उसके बेसिस पे अपने क्या कर सके? फोरकास्टिंग है वो कर सकें, भविष्यवाणी है वो कर सकें। तीसरा, ऐसा नॉलेज, ऐसा ज्ञान जिसका कोई स्केल ऑफ मेजरमेंट हो, यानी जिसको मापा जा सके, है ना। मतलब जो शब्द तो शब्द मतलब क्या है? वर्ड टू वर्ड ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बोलते जा रहे हैं, फेंकते जा रहे हैं, जिनका किसी प्रिंसिपल से, किसी लॉ से या किसी फैक्ट से कोई संबंध नहीं है। नहीं, ऐसा ज्ञान नहीं भाई। ऐसा ज्ञान जो फैक्ट पर बेस्ड हो, जिसका कोई पास्ट हो, जिसका कोई प्रेजेंट हो, यानी जिसका कोई भूतकाल, वर्तमान हो, उस पर आधारित होकर उसकी भविष्यवाणी की जा सके, ऐसा ज्ञान जिसको मापा जा सके, मेजर किया जा सके, वो साइंस कहलाता है। और अपने ज्ञान का प्रदर्शन करना, है ना, अपने नॉलेज को डेमोस्ट्रेट करना, अपने ज्ञान को प्रदर्शन करना क्या कहलाता है? आर्ट कहलाता है। तो अमर्त्य सेन ने बोला इकोनॉमिक्स एक साइंस भी है और इकोनॉमिक्स एक आर्ट भी है। और ये एक कैसा साइंस है? एक सोशल साइंस है। तो इकोनॉमिक्स को एक सामाजिक विज्ञान या सोशल साइंस है, वो किसने बोला? वो अमर्त्य सेन ने बोला था। इकोनॉमिक्स को एक सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान है, वो किसने बोला था? अमर्त्य सेन ने बोला था। ये बात आपको ध्यान रखना है। अच्छे से समझ में आ रहा है? इकोनॉमिक्स से अब डर तो नहीं लग रहा है? कोई मुश्किल काम नहीं। इकोनॉमिक्स में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सीखते हो आप, है ना। और जाहिर सी बात है घर का प्रबंधन भी अच्छा कर लोगे। जिस दिन इकोनॉमिक्स शब्द आया उस दिन से ही मतलब क्या था? हाउस होल्ड मैनेजमेंट। तो कम से कम हाउस होल्ड मैनेजमेंट तो अच्छा कर लोगे, बीवी तो खुश रहेगी, बच्चे तो खुश रहेंगे, और क्या चाहिए भाई? सबसे पहले तो आपका संसार ही वो होगा। बात की बातें तो, बाहर की बातें तो बाद की है। पहले उनको जब आप खुश रख पाएंगे तो जाहिर सी बात है दुनिया के लिए भी कुछ कर पाएंगे। तो इकोनॉमिक्स को अच्छे से समझना है ना, मन लगा के समझना है आपको। बहुत ही
सरल सब्जेक्ट है, लोगों को लगता है कि मुश्किल है लेकिन बहुत ही आसान है, बहुत सारी नई चीजें अपने को यहाँ सीखने को मिलती है। चलिए, तो इकोनॉमिक्स को सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान अमर्त्य सेन ने बोला, और ये एक क्या है, साइंस भी है और एक आर्ट भी है। ये बात अमर्त्य सेन ने ही बोली। अमर्त्य सेन ने मोहम्मद उल हक के साथ मिलकर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दिया, यानी मानव विकास सूचकांक दिया, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया। और जो अमर्त्य सेन है, इनको भारत के अंदर भारत रत्न भी मिला हुआ है। अब देखो यहां मजे वाली बात, जिस देश का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स लो है, वहीं से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आया है। जिस देश का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत ही नीचे है, बहुत ही गिरा हुआ है, और उसी देश से क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो डेवलप हुआ है। ये मजे की बात है, पाकिस्तान से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आया है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो आया है, समझ गए ना आप। जिस देश का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सबसे कमजोर है, वहीं से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आया है, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आया है पाकिस्तान से। और पाकिस्तान के महमूद उल हक ने भारतीय इकोनॉमिक्स अमर्त्य सेन के साथ मिलकर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो दिया है, यानी मानव विकास सूचकांक दिया है। अब मानव विकास सूचकांक होता क्या है? इज ए स्टैटिकल टूल। देखो, स्टैटिक्स तो एक टूल ही है जो डेटा को हैंडल करता है, आंकड़ों को हैंडल करता है ना। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज ए स्टैटिकल टूल यूज्ड टू मेजर ए country overall achievement in its social and economic dimensions। यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसी देश का वो इंडेक्स होता है, किसी देश का वो सूचकांक होता है जो उसके सामाजिक और आर्थिक डायमेंशन को दर्शाता है, यानी वहां सामाजिक और आर्थिक विकास को दर्शाता है। वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहलाता है, वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो कहलाता है। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए, अब हम बात करें, यहां तक हमने डेफिनेशंस की बात कर ली थी, अब मैं फटाफट रिपीट कर देता हूं। हाउस होल्ड मैनेजमेंट कहा था अरिस्टोटल ने, है ना। धन का शास्त्र कहा था कौटिल्य ने। और जो वेल्थ की डेफिनेशन है, धन की जो परिभाषा है वो दी थी एडम स्मिथ ने, है ना। और वेलफेयर की जो डेफिनेशन है वो किसने दी थी? अल्फ्रेड मार्शल ने दी थी। किसने दी थी? अल्फ्रेड मार्शल ने दी थी। उसके बाद हम बात करें, ग्रोथ की डेफिनेशन है वो किसने दी थी? सैमुअल्सन ने दी थी। स्केर्सिटी की डेफिनेशन है वो रॉबिन्स ने दी थी। किसने दी थी? रॉबिन्स ने दी थी। और जो इसको सोशल साइंस बताया, इकोनॉमिक्स को, वो किसने बताया था? अमर्त्य सेन ने। और इसको साइंस और आर्ट भी किसने बताया था? अमर्त्य सेन ने बताया था। ये हो गया हमारा डेफिनेशन का परिचय। अब हम यहां पे बात करने वाले हैं सबसे पहले क्लासिकल अप्रोच ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स है उसके पक्षधर लोगों की भी बात करेंगे और क्लासिकल इकोनॉमिक्स क्या है उसकी भी बात करेंगे। तो सबसे पहले अपने बात की जाए, सबसे पहले अगर अपने बात की जाए तो हम बात करेंगे क्लासिकल अप्रोच ऑफ इकोनॉमिक्स, है ना। क्लासिकल अप्रोच ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करें, यानी अर्थशास्त्र की जो पारंपरिक दृष्टिकोण है उसकी बात करें, उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि अर्थशास्त्र का जो पारंपरिक दृष्टिकोण है या क्लासिकल अप्रोच है वो दी किसने थी? देखो भाई, जो सैम पीटर थे उन्होंने क्लासिकल अप्रोच बताई, है ना। इकोनॉमिक्स की क्लासिकल अप्रोच किसने दी थी? सैम पीटर ने दी थी। किसने दी थी? सैम पीटर ने। ये क्लासिकल अप्रोच इसको बोलेंगे, मॉडर्न अप्रोच इसको बोलेंगे। तो क्लासिकल अप्रोच किसने बोला? सैम पीटर ने। तो आपसे पूछ ले कि इकोनॉमिक्स की क्लासिकल अप्रोच किसने दी थी? तो सैम पीटर ने क्लासिकल अप्रोच दी थी। ये नाम आपको याद रखना है। अब देखो, इकोनॉमिक्स की क्लासिकल अप्रोच में क्या क्या चीजें आती है, यानी अर्थशास्त्र के पारंपरिक दृष्टिकोण में क्या क्या चीजें शामिल है। सबसे पहले प्रोडक्शन, दूसरा कंजप्शन, तीसरा एक्सचेंज और चौथा डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोडक्शन यानी उत्पादन, कंजप्शन यानी उपभोग, एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? अदला बदली या लेन देन, और डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? वितरण। तो आपसे पूछ ले कि इकोनॉमिक्स की क्लासिकल अप्रोच कौन कौन सी है, तो ये 4 इकोनॉमिक्स की क्लासिकल अप्रोच है। पीछे इकोनॉमिक्स के एक क्वेश्चन में ये देखा गया, विच वन इज नॉट अप्रोच, विच वन इज नॉट क्लासिकल अप्रोच ऑफ इकोनॉमिक्स। इनमें से अर्थशास्त्र का पारंपरिक दृष्टिकोण कौन सा नहीं है? तो 3 तो थे, इसमें से एक चौथा है वो अलग लिख दिया। तो जाहिर सी बात है इस प्रकार के आपके क्वेश्चन है वो आ सकते हैं। अब जो भी अपनी क्लासिकल अप्रोच है,
यानी पारंपरिक दृष्टिकोण है, उनको वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हम बात करें प्रोडक्शन। अब देखो प्रोडक्शन क्या है। कोई भी चीज है, कोई भी वस्तु है, उसको क्या बोलेंगे वो बाद की बात है। कोई भी वस्तु है उसमें यूटिलिटी क्रिएट करना, कोई भी वस्तु है उसमें यूटिलिटी क्रिएट करना क्या कहलाता है? प्रोडक्शन कहलाता है। हम खेत में पानी दे रहे हैं, वो पानी हमारे सीधा काम का नहीं, पीने का पानी तो हमारे काम का, उसके बगैर तो हम जी नहीं सकते भाई, सीधी सी बात है। लेकिन जो खेत में पानी दे रहे हैं वो सीधा हमारे किसी काम नहीं आ रहा है। खेत में जो बीज दे रहे हैं वो हमें सीधा कोई यूटिलिटी नहीं दे रहा है। खेत में जो उर्वरक दे रहे हैं वो कोई हमें किसी सीधी यूटिलिटी नहीं दे रहा है। खेत में जो भी आप इनपुट्स आगत दे रहे हैं वो हमें सीधा यूटिलिटी नहीं दे रहे हैं। लेकिन अब क्या है, वो इनपुट्स देने से, वो आगत देने से खेत में प्रोड्यूस हुआ मान लो अनाज, वो अनाज हमारे खाने के काम आया। यूटिलिटी क्रिएट हो गई या नहीं हो गई? मैंने आपको दे दिया आलू, आप बोलोगे मैं तो कच्चा नहीं खाऊंगा, आपके लिए उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है। अब क्या, उसको छिला, उसको छोटे छोटे टुकड़े किए और उसे मसाला वसाला लगा के तेल में तल के और आपको दे दिया चिप्स, आपने फटाफट उसको खा लिया। यानी कहने का मतलब क्या है, यूटिलिटी क्रिएट हो गई भाई उसकी। तो किसी भी उत्पाद में यूटिलिटी, उत्पाद क्या, किसी भी वस्तु में यूटिलिटी क्रिएट होना, किसी भी गुड्स के अंदर यूटिलिटी क्रिएट होना प्रोडक्शन कहलाता है। प्रोडक्शन की और अच्छी डेफिनेशन बताऊंगा, ये मैंने आपको बिल्कुल क्या है देसी सी डेफिनेशन बताई है, ठीक है। अब देखो, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी इज नोन एज प्रोडक्शन, यानी किसी में यूटिलिटी बोले तो यूटिलिटी को क्या बोलोगे हिंदी के अंदर, क्या बोलते हो आप? उपयोगिता, है ना। यूटिलिटी को क्या बोलते हैं? उपयोगिता। किसी भी वस्तु के अंदर उपयोगिता विकसित करना ही क्या कहलाता है? उत्पादन कहलाता है, प्रोडक्शन कहलाता है। अब देखो, आप कुछ टेंजिबल और नॉन टेंजिबल, टेंजिबल भी हो सकता है, इनटेंजिबल भी हो सकता है, टेंजिबल भी हो सकता है, इनटेंजिबल भी होता है। आप क्या है, कुछ टेंजिबल या इनटेंजिबल इनपुट्स लेते हैं, यानी मूर्त या अमूर्त आगत लेते हैं, या जिनको हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोल देते हैं, उत्पादन के जिनको कारक बोल दिया जाता है। अभी जैसे मैंने बताया, बीज है, सिंचाई का पानी है, उसके अलावा फर्टिलाइजर, उर्वरक है। टेंजिबल और इनटेंजिबल का मतलब क्या है? देखो भाई, टेंजिबल का मतलब होता है कि कोई भी चीज है जिसका भौतिक स्वरूप है, जैसे बीज है तो बीज का भौतिक स्वरूप है, पानी का भौतिक स्वरूप है, उर्वरकों का भौतिक स्वरूप है। लेकिन वो इनपुट्स तो दे रहे हैं, लेकिन वो फसल पैदा करने के लिए आपके दिमाग से कुछ आइडिया भी आप लगा रहे हैं। तो आइडिया क्या है? इनटेंजिबल है। आइडिया आपका दिखता नहीं है, जिसका कोई मूर्त रूप नहीं है, कहने का मतलब। तो कोई टेंजिबल या इनटेंजिबल आपने इनपुट्स लिए, इन इनपुट्स के अंदर आपने क्या कर दी? यूटिलिटी क्रिएट कर दी, यानी कोई उपयोगिता विकसित कर दी, है ना, जिससे आपको क्या है, कोई गुड्स या सर्विस मिली। जैसे अनाज मिला तो वो क्या है, अपने आप में गुड्स है, वस्तु है। या फिर आपको क्या मिला? सर्विस मिली। सर्विस भी हो सकती है। गुड्स और सर्विस में क्या डिफरेंस होता है? मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आपको भौतिक रूप से कुछ नहीं मिल रहा है, आपके दिमाग में कुछ बातें जा रही है, इसका मतलब क्या है? वो अमूर्त है, कहने का मतलब इनटेंजिबल है। तो जिसका कोई टेंजिबल रूप नहीं होता है ना, कहने का मतलब कोई मूर्त रूप नहीं होता है, वो सर्विस होती है। जैसे कोई आपको कंसल्ट कर रहा है, डॉक्टर कंसल्ट कर रहा है, या कोई मास्टर टीचर आपको कंसल्ट कर रहा है, कोई वकील है वो आपको क्या है, एडवाइस दे रहा है, तो वो क्या होती है? सर्विस होती है। उसको हम क्या बोल देते हैं? सर्विस बोलते हैं, ठीक है। तो हमने इनपुट्स लिए और इन इनपुट्स के अंदर यूटिलिटी क्रिएट की, और यूटिलिटी क्रिएट करके कोई गुड्स या सर्विस डेवलप की, तो उसको बोलते हैं प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब अकेला गुड्स नहीं होता है, वस्तु पैदा करना ही नहीं होता है, कोई सर्विस पैदा करना भी हो सकता है। एक सिंपल एग्जांपल है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो जाहिर सी बात है, पहले मुझे भी क्या करना पड़ा होगा? पढ़ना पड़ा होगा, डिग्री करनी पड़ी भाई, बीएससी एमएससी पीएचडी करना पड़ा होगा, उस समय मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ा होगा, और उसके बाद क्या है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मेरा भी तो इनपुट्स लगा है ना, इस बात में तो कोई डाउट नहीं है। तो जनरली क्या है, इनपुट्स में अगर यूटिलिटी क्रिएट करते हो तो वो क्या है? प्रोडक्शन। और यूटिलिटी क्रिएट करने से आपको मिलेगा गुड्स यानी वस्तु, या फिर क्या मिलेगी? सर्विस। गुड्स और सर्विस में डिफरेंस क्या है? गुड्स की एक फिजिकल फॉर्म होती है यानी टेंजिबल होता है, और जो सर्विस होती है वो इनटेंजिबल होता है, यानी उसका कोई भौतिक रूप है वो नहीं होता है। इनपुट्स भी दोनों तरह के हो सकते हैं, टेंजिबल यानी मूर्त स्वरूप, मैंने कहा बीज दे रहे हो, पानी दे रहे हो, उर्वरक दे रहे हो, वो टेंजिबल है। और आप जो उत्पादन के लिए आइडिया लगा रहे हैं, सभी किसानों के उत्पादन एक जैसा होता है? ना जी, एक जैसा तो नहीं होता है। तो जिसका आइडिया बेहतरीन है
उसके उत्पादन ज्यादा होंगे। जिसका आइडिया कमजोर है, जाहिर सी बात उसका उत्पादन कम, यानी जिसका नॉलेज अच्छा वो अच्छा उत्पादन करेगा, जिसका नॉलेज कमजोर है वो क्या है, कमजोर उत्पादन करेगा। तो प्रोडक्शन तो आप समझ गए ना, उत्पादन तो समझ गए ना क्या है, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी यानी उपयोगिता का विकास करना ही क्या है, उत्पादन है। यानी आप टेंजिबल इनटेंजिबल इनपुट्स के अंदर यूटिलिटी क्रिएट करते हैं, मूर्त और अमूर्त जो आगत होते हैं या उत्पादन के जो कारक होते हैं उनके अंदर आप उपयोगिता विकसित करते हैं, जिससे कोई वस्तु या जिससे किसी सेवा का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन बोलते हैं। हमने यहां पे शब्द लिया इनपुट्स, इनपुट को हम आगत भी बोल देते हैं, इसके अलावा इन्हें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी उत्पादन के कारक भी बोल देते हैं। तो हम जो क्लासिकल अप्रोच देख रहे हैं उसमें चार चीजें हैं, ठीक है। सबसे पहला था प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन का मतलब होता है इनपुट में यूटिलिटी क्रिएट करके गुड्स और सर्विस को डेवलप करना। अब हमें पता तो होना चाहिए ना भी इनपुट्स होते क्या क्या है, हमें ये तो पता होना चाहिए ना इनपुट्स होते क्या क्या है। तो देखो इनपुट्स की बात की जाए या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात की जाए, उत्पादन के कारकों की बात की जाए, तो एक तो होता है लैंड। लैंड का मतलब होता है भूमि। यहां भूमि का मतलब ये नहीं होता है कि पीस ऑफ लैंड है, भूमि का मतलब ये नहीं होता है कि पीस ऑफ लैंड है यानी भूमि का टुकड़ा है। लैंड का मतलब जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है जो प्रकृति हमें प्रदान करता है वो सब लैंड में आएगा। वो जमीन के ऊपर है चाहे जमीन है, चाहे जमीन के नीचे है, वो सारा का सारा लैंड है। मान लो कोई इंडस्ट्री खनन कर रही है, कोयला निकाल दी, तो कोयला क्या है वहां पे एक लैंड के अंदर काउंट होगा। जो भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो हमेशा किस में काउंट होते हैं, लैंड के अंदर काउंट होते हैं। इस धरती पे जो लैंड है, नेचुरल रिसोर्सेज है, फिक्स है, लैंड को घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता है, ये एक फिक्स है। वैसे अगर हम आगे बात करेंगे टाइप ऑफ कैपिटल की, यानी जो हमारी पूंजी है उसके प्रकार की बात करेंगे, तो पूंजी के प्रकार के अंदर बात करेंगे कि लैंड भी अपने आप में एक कैपिटल है। और किस प्रकार का कैपिटल है, फिक्स कैपिटल है। लेकिन जिस समय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पढ़ रहे हो उस समय लैंड को आपको अलग पढ़ना है, और लैंड का मतलब है नेचुरल रिसोर्सेज जिसको घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता है। लैंड अपनी तरफ से क्या है, कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करेगा। आपके पास जमीन का टुकड़ा है, मान लो आप किसान हैं, तो आप जाके वहां पे काम नहीं करेंगे, बीज नहीं डालेंगे, उर्वरक नहीं डालेंगे, तो वो उत्पादन नहीं करने वाला है, वो प्रोडक्शन नहीं करने वाला है। इसलिए लैंड को जनरली प्रोडक्शन का कैसा फैक्टर माना जाता है, पैसिव फैक्टर माना जाता है, निष्क्रिय कारक माना जाता है। लैंड को कैसा फैक्टर मानते हैं भाई, निष्क्रिय कारक मानते हैं, पैसिव फैक्टर है वो माना जाता है। अब देखो हमारे पास जमीन है, तो वो जमीन हम किसी को रेंट पे देते तो हमें कुछ ना कुछ तो मिलता, या हम उस पे कोई काम कर रहे हैं, किसी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं ना, यूटिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, तो हम लैंड रेंट पे लेते यानी हम किराए पे लेते तो हमें उसका कुछ पैसा चुकाना पड़ता ना। तो लैंड का रिवार्ड क्या होता है, यानी जो भूमि है उसका पुरस्कार क्या होता है, उसका पुरस्कार रेंट होता है। लैंड का जो रिवार्ड है वो हमेशा क्या होता है, लैंड का जो रिवार्ड होता है वो रेंट होता है, यानी उसका किराया होता है। तो आपसे पूछ ले लैंड का रिवार्ड क्या होता है, आप बोलोगे रेंट, जो लैंड है उसका रिवार्ड क्या होता है, रेंट होता है। और ये प्रोडक्शन का पैसिव फैक्टर होता है, यानी अपनी मर्जी से उत्पादन बढ़ाता घटाता कुछ नहीं है, ठीक है, ये अपनी तरफ से दिमाग नहीं लगाएगा। और लैंड का मतलब यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज से, जमीन के टुकड़े से नहीं अकेला, ठीक है, जो भी यहाँ पे प्राकृतिक संपदा है वो सब क्या कहलाती है, लैंड यानी भूमि ही कहलाती है। क्लियर है स्टूडेंट। हाँ ये चीज ध्यान रखना, व्यक्तिगत तौर पे लैंड है वो छोटी बड़ी हो सकती है। मतलब आपके पास 10 बीघा जमीन, आपके पास कुछ पैसा और आ गया तो आपने क्या है, थोड़ी जमीन और खरीद ली। थोड़ा पैसा आपके पास और आ गया तो आपने क्या है, थोड़ी जमीन है वो और खरीद ली है भाई, सीधी सी बात है। तो एक व्यक्तिगत तौर पे जमीन बढ़ घट सकती है, लेकिन इस नेचर में जितना नेचुरल रिसोर्सेज है वो बढ़ घट नहीं सकता है, वो फिक्स होता है। इसलिए बोला जाता है लैंड है उसको बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता है। बताओ यहां तक बात समझ में आई आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट हम बात करें, दूसरा है लेबर। लेबर का मतलब है श्रम। लेबर का मतलब क्या होता है, श्रम। किसी व्यक्ति द्वारा शारीरिक या मानसिक रूप से किया गया कार्य, कोई भी इंडिविजुअल है उसके द्वारा फिजिकली या मेंटली किया गया वर्क क्या कहलाता है, लेबर कहलाता है। मैं यहां पे लेबर कर रहा हूं, एक श्रम कर रहा हूं, है ना, मेंटली लेबर कर रहा हूं। अगर मान लो कि मैं तगारी उठा रहा होता, कोई मकान बनवा रहा होता, खेत में कोई क्या है चैनल साफ कर रहा होता, निराई गुड़ाई कर रहा होता, तो मैं वहां पे फिजिकल वर्क कर रहा होता, वो भी लेबर होता है, श्रम, है ना। भी जाहिर सी बात है, एक श्रमिक के द्वारा, एक लेबर के द्वारा की गई लेबर को हम क्या बोल देते हैं, या हम ये बोल दें किसी लेबर के द्वारा किए गए वर्क को हम लेबर कहते हैं, किसी श्रमिक के द्वारा किए गए कार्य को हम श्रम कहते हैं, किसी श्रमिक के द्वारा किए गए कार्य को हम क्या कहते हैं, श्रम कहते हैं, ठीक है।
हाँ बिल्कुल भाई, नेहा आनंद जी, आपके सिलेबस में है ना इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। चलिए, तो लेबर क्या है? किसी श्रमिक के द्वारा किया गया कार्य श्रम कहलाता है। किसी लेबर के द्वारा किया गया वर्क क्या कहलाता है? लेबर कहलाता है, श्रम कहलाता है। जो श्रमिक श्रम करता है उसको रिवार्ड के रूप में क्या दिया जाता है? वेज, है ना। उसको क्या दिया जाता है? वेज दिया जाता है। वेज बोले तो उसकी मजदूरी दी जाती है, उसको उसका वेतन दिया जाता है, समझ रहे हो। तो लेबर का जो रिवार्ड होता है वो क्या होता है? लेबर का जो रिवार्ड होता है वो क्या होता है? वेज होता है, यानी उसका वेतन, या फिर हम उसको क्या बोल दें, इसका जो भी मजदूरी बनती है वो उसका रिवार्ड्स होता है, यानी वो उसका पुरस्कार होता है। लेबर चाहे तो प्रोडक्शन बढ़ा दे, लेबर चाहे तो प्रोडक्शन घटा दे। लेबर की संख्या बढ़ा के हम प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं, लेबर की संख्या घटा के हम प्रोडक्शन को डिक्रीज कर सकते हैं। यानी ये प्रोडक्शन का कैसा फैक्टर होता है? ये प्रोडक्शन का एक्टिव फैक्टर होता है। ये प्रोडक्शन का कैसा फैक्टर माना जाता है भाई? प्रोडक्शन का एक्टिव फैक्टर माना जाता है, यानी सक्रिय कारक माना जाता है। समझ गए आप। तीसरा हम बात करें इनपुट्स, है ना। तीसरा आगत कौन सा है, या जिसको हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं, वो कौन सा है? कैपिटल। कैपिटल बोले तो पूंजी, ऐसा धन जो और धन कमाए, ऐसा वेल्थ जो और वेल्थ कमाए, वो क्या कहलाएगा? कैपिटल कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? कैपिटल कहलाएगा। कैपिटल एक मेन मेड वेल्थ है, मानव निर्मित धन है। ये नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है। अगर नेचुरल रिसोर्सेज होता तो हम इसको लैंड में रखते हैं। कैपिटल और लैंड में यही फर्क होता है, जो लैंड है वो नेचुरल रिसोर्सेज है। और मैंने पीछे बोला ना कि हम एक क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे जिसमें कैपिटल के क्लासिफिकेशन में, जहां लैंड को हम फिक्स कैपिटल बोलेंगे। लेकिन लैंड और कैपिटल में डिफरेंस क्या है? लैंड नेचुरल है और जो कैपिटल है वो मैन मेड वेल्थ है, यानी मानव निर्मित धन है। क्या है? मानव निर्मित धन है, समझ रहे हैं ना आप। तो कैपिटल है वो एक मानव निर्मित धन है जो और धन कमाता है। ऐसा धन, ऐसा वेल्थ जो और वेल्थ कमाए और पैसा कमाए, उसको बोलते हैं कैपिटल। मान लो कि कोई आप उद्योग स्थापित कर रहे हैं, है ना। तो कोई उद्योग स्थापित करें, प्रोसेसिंग यूनिट डाल रहे हैं। आप क्या करेंगे? बैंक से लोन लेंगे और उससे मशीनरी और अपना बिल्डिंग बनाएंगे, यानी अपना कैपिटल डेवलप कर लेंगे, अपनी पूंजी विकसित कर लेंगे। लेकिन उसके बदले आपने जो पैसा बैंक से लिया उसको आपको क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मान लो आपके पास पैसा पड़ा होता और आपका पैसा बैंक में पड़ा है, तो इंटरेस्ट तो कमा के दे रहा है ना आपको, लेकिन आपने किस में लगा दिया? कैपिटल में लगा दिया। तो कैपिटल में लगा दिया तो उधर से क्या हो गया? आपका इंटरेस्ट तो मिलता उसका। तो अब जनरली क्या है, जो कैपिटल है उसका रिवार्ड क्या होता है? कैपिटल का पुरस्कार क्या होता है? कैपिटल का पुरस्कार होता है इंटरेस्ट, यानी ब्याज। कैपिटल का जो रिवार्ड्स होता है, अभी कैपिटल के बदले क्या मिलता है? कैपिटल के बदले ब्याज मिलता है भाइयों। कैपिटल के बदले क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा, है ना, इंटरेस्ट मिलेगा। समझ गए? कैपिटल के बदले में ब्याज मिलेगा। अब कैपिटल है वो प्रोडक्शन का कैसा फैक्टर है? पैसिव या एक्टिव? भी आपके खेत है और उसमें आपने ट्रैक्टर को ले जाके खड़ा कर दिया, ट्रैक्टर आपका क्या है? कैपिटल है। वो जमीन है और वो ट्रैक्टर खड़ा है, क्या अपने आप प्रोडक्शन हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। ये दोनों ही विचारक नहीं है, ये दोनों ही विचारक नहीं है। यहां मेन मेड एफर्ट्स नहीं लगेंगे, मानव के जो प्रयास है वो नहीं लगेंगे, तब तक कुछ नहीं मिलने वाला है। तो कैपिटल भी क्या होता है? प्रोडक्शन का पैसिव फैक्टर होता है। कैपिटल भी प्रोडक्शन का कैसा फैक्टर होता है? पैसिव फैक्टर होता है, यानी निष्क्रिय कारक ही होता है। अब हम बात करें लास्ट में जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप, जिसको आप उद्यमिता बोल देते हो। एंटरप्रेन्योरशिप को क्या बोलते हैं? उद्यमिता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उद्यमिता, या फिर आप ऑर्गेनाइजेशन बोल दो, संगठन बोल दो। जो इन चीजों को मैनेज कर रहा है भाई, जो मालिक है और जो प्रबंधन कमेटी है, वो क्या है? संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरप्राइजेज है। जो संगठन है, जो इंटरप्राइजेज है, वो जनरली क्या है? अपने आइडियाज लगाता है ना, उनसे प्रोडक्शन करता है, अपना कैपिटल लगाता है, उससे प्रोडक्शन करता है ना। इसको लाभ मिलेगा वो इसको, ऑर्गेनाइजेशन को ही मिलने वाला है, लेकिन घाटा हो गया तो भी किसको होगा? इस ऑर्गेनाइजेशन को ही होगा। कुल मिला के ऑर्गेनाइजेशन कितना बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, उतना ही प्रोडक्शन मिलेगा। अब ऑर्गेनाइजेशन काम अच्छा करेगा तो अच्छा प्रोडक्शन, कमजोर करेगा तो कमजोर प्रोडक्शन। तो ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन का कैसा फैक्टर है? ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन का पैसिव फैक्टर है। ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रोडक्शन का कैसा फैक्टर माना जाता है? पैसिव फैक्टर है वो माना जाता है, यानी सॉरी एक्टिव फैक्टर। पैसिव क्यों बोलेंगे? एक्टिव बोलेंगे ना भी। अगर प्रोडक्शन बढ़ा घटा रहा है तो कैसा फैक्टर मानेंगे? एक्टिव फैक्टर मानेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन कैसा फैक्टर है? एक्टिव फैक्टर है, यानी सक्रिय कारक है। ठीक है,
लेबर और ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन के एक्टिव फैक्टर हैं, लैंड और कैपिटल है ये प्रोडक्शन के पैसिव फैक्टर है यानी निष्क्रिय कारक है। यहां तक बात समझ गए। ऑर्गेनाइजेशन है उसी को रिस्क रहता है, ऑर्गेनाइजेशन है इसी को रिस्क रहता है, और ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है उसके बदले उसे क्या मिल रहा है, उसे मिलता है प्रॉफिट। यानी प्रॉफिट का हकदार कौन है, जो रिस्क उठा रहा है, जो अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जो रिस्क उठा रहा है इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो कौन है, एंटरप्रेन्योरशिप है, उद्यमिता है, यानी ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है। उसका रिवार्ड क्या होता है, उसका रिवार्ड लाभ होता है, उसका रिवार्ड हमेशा क्या होता है, लाभ होता है। लेकिन ध्यान रहे रिस्क पर भी ये रहेगा। तो ये सारे के सारे क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है यानी उत्पादन के कारक हैं, और इनके अंदर यूटिलिटी डेवलप कर ली जाए यानी उपयोगिता विकसित कर दी जाए तो या तो गुड्स मिलेगा या सर्विस मिलेगी, और ये गुड्स और सर्विस को पैदा करने की जो प्रोसेस है वही प्रोडक्शन है। गुड्स और सर्विस को पैदा करने की जो प्रोसेस है यानी यूटिलिटी क्रिएट करने की जो प्रोसेस है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन बोलते हैं। तो अब तो आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। चलिए, तो प्रोडक्शन बात समझ में आ गया होगा। मैं आगे की बातें बता रहा हूं ताकि आगे आपको दिक्कत ना आए। नेक्स्ट हम बात करें कंजप्शन। कंजप्शन का मतलब है उपभोग। उपभोग तो जानते हैं, जब हम किसी वस्तु का या किसी गुड्स का या सर्विस का, किसी वस्तु का या सेवा का उपयोग करते हैं तो हमें उससे मिलती है संतुष्टि। उससे हमें क्या मिलेगी, संतुष्टि मिलेगी। समझ रहे हैं ना आप, सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो कंजप्शन का मतलब होता है किसी गुड्स का या फिर सर्विस का क्या करना, यूज करना। किसी गुड्स का या सर्विस का यूज करना क्या कहलाता है, कंजप्शन कहलाता है। नेक्स्ट है एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब होता है अदला बदली। एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, अदला बदली। एक गुड्स या सर्विस एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास जा रही है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास जा रही है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, एक्सचेंज बोलते हैं। अब किसी दुकानदार के पास वस्तु थी, उसको हमने पैसा दिया और वो वस्तु हम ले आए, तो जनरली क्या है, यहां पे जो गुड्स है या सर्विस है उसका क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। तो ये हो गया एक्सचेंज। जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स है उसकी अप्रोच है प्रोडक्शन, कंजप्शन, एक्सचेंज और लास्ट में है डिस्ट्रीब्यूशन। अब लास्ट में है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो भाई, ये मान लो कि 4 इनपुट्स जो हमने पढ़े, लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन, इस पर हम कितना कितना खर्च करें कि हमें मैक्सिमम यूटिलिटी मिले। जो भी हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है यानी उत्पादन के जो कारक है, उन पर हम जो हमारा इन्वेस्टमेंट है, जो हमारी लागत है, वो कितना कितना शेयर करें कि हमें मैक्सिमम यूटिलिटी मिले यानी अधिकतम से अधिकतम उत्पादन मिले, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन है वो बोल देते हैं। तो आपसे पूछ ले अप्रोचेज ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिक्स, तो कौन कौन सा है, प्रोडक्शन, दूसरा कंजप्शन, तीसरा एक्सचेंज और चौथा कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूशन। उत्पादन, उपभोग और एक्सचेंज का मतलब क्या होता है भाई, अदला बदली को हिंदी में क्या बोलते हैं, एक्सचेंज जो भी है ना, और डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण। डिस्ट्रीब्यूशन बोले तो वितरण। ये 4 अप्रोच है वो क्या है, ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स की अप्रोच है। अब देखिए, मैंने यहां पे लैंड, लेबर और कैपिटल और एंटरप्राइजेस के बारे में बहुत कुछ आपको बताया है। बाकी जो बातें हैं वो मैं आपको इनसे संबंधित जो है वो प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स, उत्पादन जो अर्थशास्त्र है उसके अंदर बता दूंगा। अब देखो, यहां पे हमारी एक बात आई कि हम क्या है, किसी दुकान पे गए और उसको क्या है, उस वस्तु का प्राइस दिया और हमने उस वस्तु को ले लिया। उस वस्तु को लिया तो ये क्या था, प्राइस। अब हमारे दिमाग में जब प्राइस आए, कॉस्ट आए और वैल्यू आए, तो तीनों को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कैसे इनको अलग अलग करेंगे। सबसे पहले देखो, कॉस्ट तो बड़ी अलग बात है, बड़ी सिंपल सी बात है कि हमें कोई गुड्स या सर्विस को क्रिएट करने में, किसी वस्तु या फिर हमें कोई सर्विस पैदा करने में कितना खर्च करना पड़ रहा है, वो क्या कहलाती है, कॉस्ट कहलाती है। यानी व्हाट यू एक्सपेंड, आप किसी गुड्स या सर्विस को पैदा करने में कितना खर्च कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट बोलते हैं। अब बात आती है प्राइस। किसी वस्तु को या सर्विस को लेने के लिए उसकी जो मनी वैल्यू है, किसी गुड्स को या किसी सर्विस को, किसी वस्तु या सेवा को लेने के लिए उसकी पैसों में जो क्या है, पैसों में जो कीमत है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइस। यानी व्हाट यू पे, आप उस चीज को लेने के लिए, उसका उपभोग करने के लिए कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं प्राइस। यानी किसी भी उत्पाद की मनी वैल्यू जो है, किसी भी उत्पाद की जो मनी वैल्यू है यानी पैसे में जो उसकी खरीद है, यानी जिस पर क्या है, आप खरीदने के लिए तैयार है और बेचने वाला बेचने के लिए तैयार है,
जिसपे सेल और बाय करने के लिए अपने रेडी हैं, वो जो हम खर्च कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइस। उस चीज का उपभोग करने से हमें कितना फायदा हो रहा है। मान लो आप एक इकोनॉमिक्स की किताब लेके आए, एक जो लेके आए उन्होंने कुछ दिन रखी और उसके बाद धीरे धीरे उस पर भुजिया रख के खा गए, तो उनको उससे कितना लाभ मिला। एक भाई ने पढ़ा और एग्जाम क्रैक किया और वो ऑफिसर बन गया, उसको उस किताब की कितनी वैल्यू मिली। यानी उससे हमें मिलने वाला क्या, उससे हम क्या प्राप्त कर रहे हैं, वो उसकी वैल्यू होती है। वो क्या है, उसकी वैल्यू होती है। आप समझ गए ना, प्राइस और वैल्यू में क्या डिफरेंस है। जब हम किसी चीज का कंजप्शन करते हैं तो हमें उससे क्या प्राप्त होता है, हमें उससे क्या प्राप्त होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वैल्यू। तो प्राइस, कॉस्ट और वैल्यू में मैंने आपको डिफरेंस है वो बता दिया है। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करें मॉडर्न अप्रोच ऑफ इकोनॉमिक्स। जो अर्थशास्त्र है उसकी जो आधुनिक दृष्टिकोण है वो क्या है, अर्थशास्त्र के आधुनिक दृष्टिकोण क्या है। देखो भाई, जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स की अप्रोच है वो दो है, एक तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स को आप सूक्ष्म अर्थशास्त्र या व्यष्टि अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं। दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसे आप वृहद अर्थशास्त्र या समष्टि अर्थशास्त्र या फिर समोच्च अर्थशास्त्र के रूप में जानते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम ये बात करें कि जो मॉडर्न अप्रोच है इकोनॉमिक्स में वो दी किसने थी। इकोनॉमिक्स की जो मॉडर्न अप्रोच है वो दी किसने दी थी। देखो, इकोनॉमिक्स की जो मॉडर्न अप्रोच है वो रेगनार एंटोन किटिल प्रेसिन ने 1933 के अंदर दी थी, 1933 के अंदर दी थी। मॉडर्न अप्रोच है, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इससे पहले हमने ट्रेडिशनल अप्रोच की बात की थी। ट्रेडिशनल जो अप्रोच है वो किसने दी थी, सैम पेटर ने दी थी। और वहीं पर हम बात करें जो मॉडर्न अप्रोच है वो दी थी रेगनार एंटोन किटल फ्रेचिन ने 1933 के अंदर जो इकोनॉमिक्स की मॉडर्न अप्रोच है वो दी थी। अब यहां मॉडर्न अप्रोच में दो बातें आती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो और मैक्रो जो नो वर्ड है ना, ये ग्रीक वर्ड है। माइक्रो वर्ड भी ग्रीक भाषा का है और मैक्रो भी ग्रीक भाषा का है। माइक्रो शब्द भी ग्रीक भाषा का है और मैक्रो भी ग्रीक भाषा का ही शब्द है। चलिए अब देखो, हम बात करें सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स को और भी कई नामों से जानते हैं, लेकिन पहले थोड़ा सा इसको समझते हैं, फिर अगर उन नामों को समझने की कोशिश करें तो अपने को याद भी रह जाएंगे। हिंदी में माइक्रो इकोनॉमिक्स को सूक्ष्म अर्थशास्त्र या व्यष्टि अर्थशास्त्र, सूक्ष्म अर्थशास्त्र या व्यष्टि अर्थशास्त्र के नाम से भी जानते हैं। और मैंने कहा कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो वर्ड कौन सी लैंग्वेज का है, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड। जब हम किसी इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल यूनिट या इंडिविजुअल पर्सन की आर्थिक दशा की स्टडी करते हैं, इकोनॉमिक्स कंडीशन की स्टडी करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। यानी किसी व्यक्तिगत कोई फर्म है या व्यक्तिगत कोई मतलब व्यक्ति है, कोई पर्सनल मतलब एक ही आदमी की आर्थिक दशा की बात कर रहे हैं, कोई इंडिविजुअल यूनिट है, कोई व्यक्तिगत इकाई है, सिर्फ एक ही इकाई है, अगर हम उसकी इकोनॉमिक्स कंडीशन के बारे में जाने तो वो क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स है। फॉर एग्जांपल, इस देश में बहुत सारे लोहा इस्पात उद्योग है, उनमें से किसी एक लोहा इस्पात उद्योग का अगर हम अध्ययन कर रहे हैं या उसकी इकोनॉमिक स्टडी की बात कर रहे हैं तो वो क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स है। जब इंडिविजुअल की बात करें, इस दुनिया में बहुत सारे गुड्स है, जिसमें से हम सिर्फ एक गुड्स की बात करें, किसकी, जीरे की, क्यूमिन की बात करें, क्योंकि आजकल पॉपुलर है, इंटरनेशनल लेवल पे बहुत डिमांड बढ़ रही है, इस वजह से आप जीरे का प्राइस देख लो। तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल गुड्स की बात कर रहे हैं या एक इंडिविजुअल सर्विस की बात कर रहे हैं या इंडिविजुअल फर्म की बात कर रहे हैं या इंडिविजुअल यूनिट की बात कर रहे हैं या इंडिविजुअल पर्सन की बात कर रहे हैं, यानी व्यक्तिगत वस्तु की बात कर रहे हैं, व्यक्तिगत सेवा की बात कर रहे हैं, व्यक्तिगत फर्म की बात कर रहे हैं, व्यक्तिगत कंपनी की बात कर रहे हैं, व्यक्तिगत संस्था की बात कर रहे हैं, और मान लो इस देश में बहुत सारे किसान हैं, हम एक ही किसान की आर्थिक दशा की बात कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगी, माइक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगी। अब देश की इकोनॉमिक्स जाननी है ना, तो देश की इकोनॉमिक्स जाननी है तो सारी इंडस्ट्री का पता होना चाहिए, है ना, सारी इंडस्ट्री का। अब सारी इंडस्ट्री को तो माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं बोलते हैं, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स आपस में जुड़कर ही मैक्रो इकोनॉमिक्स बनाएगी।
माइक्रो इकोनॉमिक्स जुड़कर ही आपस में क्या बनाएगी, मैक्रो इकोनॉमिक्स बनाएगी। मैं बोल दूं कि एग्रीगेट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज नोन एज मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र है उसके समुच्चय को, उसके योग को ही वृहद अर्थशास्त्र कहा जाता है। यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स आपस में जुड़कर वृहद यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स बनाती है। ये बात आपको आगे समझ में आ जाएगी। तो इंडिविजुअल की स्टडी करना क्या कहलाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो कहलाता है। अब देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स कि जो फादर है वो किसे कहा जाता है, अल्फ्रेड मार्शल को कहा जाता है। मैंने पीछे बताया था ना, जिन्होंने इकोनॉमिक्स की वेलफेयर की डेफिनेशन दी थी वो ही भाई साहब है ये अल्फ्रेड मार्शल, और इन्हें फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र या फिर मैं बोलूं व्यष्टि अर्थशास्त्र है उसके जनक है वो कहा जाता है। अब देखो यहां पर मैं बात करूं, हम ये बोलें कि भारत से मसालों का निर्यात बढ़ रहा है, भारत से मसालों का निर्यात बढ़ रहा है, तो भारत में मसाला उत्पादन को बढ़ाना चाहिए। मान लो कि भारत में 30 मसाले उगाए जा रहे हैं, जिसमें से निर्यात किसका बढ़ रहा है, सिर्फ 5 का बढ़ रहा है। तो हम ये बोल दें कि सभी मसालों का उत्पादन बढ़ाया जाए तो उचित नहीं होगा ना, हमें एक एक मसाले का पता होना चाहिए। अगर हमें एक एक मसाले का पता है तो ही हम क्या करेंगे, जाहिर सी बात है कि किसका उत्पादन बढ़ाना है वो जान पाएंगे। चलिए ये तो एक छोटा एग्जाम्पल था, भी 1 यूनिट पढ़ना क्यों जरूरी है। मान लो कि हम ये बोल दें कि किसी दुकान से 30 मसाले बिक रहे थे, है ना, और 30 मसाले जो बिक रहे थे, उन 30 मसालों में क्या हुआ कि मसालों का रेट बढ़ा। इन 30 मसालों का औसत जो मूल्य आ रहा था वो 100 रुपए किलो आ रहा था। कितना आ रहा था, 100 रुपए किलो आ रहा था। अब इसमें से जीरा भी था, जीरे का भाव पहले 200 रुपए था, अब मान लो कि जीरे का भाव हो गया 700 रुपए। तो इस औसत पे प्रभाव पड़ा, इस औसत पे क्या है प्रभाव पड़ा, और इस औसत पे प्रभाव पड़ा तो अब इनका औसत जो प्राइस है वो कितना हो गया, 110 रुपए हो गया। तो क्या आप सभी मसालों का 10 रुपए रेट बढ़ा देंगे, क्या आप सभी मसालों का 10 रुपए रेट बढ़ा देंगे क्या? भी रेट बढ़ा किसका है, जीरे का, जिसकी वजह से सभी मसालों का एवरेज रेट है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। एवरेज रेट इंक्रीज हो गया तो आप क्या करेंगे, सभी मसालों का रेट बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे, नहीं बढ़ाएंगे। जिसका रेट बढ़ रहा है उसी का रेट बढ़ेगा भाई, जीरे का ही तो रेट बढ़ाओगे ना, नहीं तो सभी मसालों का रेट बढ़ा दोगे तो दूसरे मसाले आपकी दुकान से लोग खरीदेंगे नहीं, और सिर्फ जो जीरा है वो खरीद के चले जाएंगे, क्योंकि उसका औसत ही रेट बढ़ा है, जितना बढ़ना चाहिए था उतना तो नहीं बढ़ा ना। तो किसी भी वस्तु का प्राइस डिसाइड होगा वो हमेशा माइक्रो इकोनॉमिक्स से डिसाइड होगा। इसलिए जो प्राइस थ्योरी है वो किसने दी थी, प्राइस थ्योरी है वो अल्फ्रेड मार्शल ने दी थी, है ना। मैंने पीछे बोला था ना, प्राइस थ्योरी किसने दी थी, अल्फ्रेड मार्शल ने दी थी। इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स को क्या कहा जाता है, प्राइस थ्योरी भी कहा जाता है। अभी बहुत सारी बातें बताऊंगा, पहले हम किताबी भाषा में जानते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। द टर्म माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, मैंने आपको बता दिया, माइक्रो और मैक्रो है वो ग्रीक शब्द है, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज ए प्राइस थ्योरी, इसको प्राइस थ्योरी भी कहते हैं, ये भी बता दिया। इट इज एनालिसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ स्मॉल डिसीजन मेकिंग यूनिट, यानी जो स्मॉल डिसीजन मेकिंग यूनिट है या इंडिविजुअल जो डिसीजन मेकिंग यूनिट है, जैसे कोई एक फर्म है, कोई एक इंडस्ट्री है, कोई एक कंज्यूमर है, कोई एक फार्मर है, कोई एक संस्था है, कुछ भी है, उसके आर्थिक व्यवहार का अध्ययन है, उसके इकोनॉमिक जो नेचर है उसकी स्टडी है वो क्या कहलाएगी, माइक्रो इकोनॉमिक्स। और माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करोगे तभी आप किसी का प्राइस है वो डिसाइड कर पाओगे, है ना, नहीं तो प्राइस डिसाइड नहीं कर पाओगे। सबका एवरेज निकाल के कैसे प्राइस डिसाइड कर लोगे, सबका इनपुट एक जैसा थोड़ी लगता है, सबकी डिमांड एक जैसी थोड़ी होती है, समझ रहे हैं ना आप बात। तो अब जनरली क्या है, प्राइस थ्योरी का मतलब है कि अगर आप किसी वस्तु का प्राइस डिसाइड कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, कोई माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसकी आपको स्टडी करनी होगी। उसके बाद हम बात करें, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्शन यानी इसे उत्पादन का सिद्धांत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्पादन का सिद्धांत भी बोलते हैं। अब मान लो कि कोई शहर है ए, वहां पे खाद्यान्न की मांग बढ़ी, वहां पे क्या है, खाद्यान्न की मांग बढ़ी। या कोई एरिया है, मान लो कोई एरिया है उसमें खाद्यान्न की मांग बढ़ी, है ना, वहां खाद्यान्न की डिमांड है वो बढ़ गई। तो अब क्या है, हम सारे खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा देंगे, नहीं भाई, जिसकी मांग बढ़ी है, हो सकता है सिर्फ और सिर्फ मांग बाजरा की बढ़ी है, पियल मिल्ट की बढ़ी है, मिलेट की डिमांड बढ़ रही है ना, तो सिर्फ हमें प्रोडक्शन किसका इंक्रीज करना है, पियल मिल्ट का। आप सबका प्रोडक्शन इंक्रीज कर लोगे तो खपाओगे कहां। कोई उद्योग है वो 5 प्रकार की वस्तुएं बनाता है, जिसमें से एक ही वस्तु की क्या है, डिमांड बढ़ी है,
तो अब जनरली क्या है कि वो उद्योग एवरेज के आधार पे, एग्रीगेट के आधार पे पांचों वस्तुओं का उत्पादन थोड़ी बढ़ाएगा, सिर्फ एक ही वस्तु का उत्पादन बढ़ाएगा। तो एक वस्तु की स्टडी आपको करनी पड़ेगी, पांचों के एवरेज से काम नहीं चलेगा, एग्रीगेट से काम नहीं चलेगा। कितना प्रोड्यूस किया जाए और उसका प्राइस क्या हो, यह हमेशा माइक्रो इकोनॉमिक्स से ही डिसाइड होता है। इसलिए आप माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी भी बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्शन भी बोलते हैं और जनरल इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं, सामान्य अर्थशास्त्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जनरल इकोनॉमिक्स। जनरल इकोनॉमिक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि बिल्कुल ग्राउंड लेवल की स्टडी कर रहे हैं, सिंगल सिंगल यूनिट की स्टडी कर रहे हैं, आप इसको सामान्य अर्थशास्त्र भी बोलते हैं। उसके अलावा क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक ऑफ वेलफेयर थ्योरी। इकोनॉमिक ऑफ वेलफेयर थ्योरी, देखो मान लो कोई एरिया है ना, मान लो कोई गांव है, उस गांव के अंदर हम देखें कि जो वहां के लोगों का एवरेज इनकम है, एक महीने की एवरेज इनकम है वो 20,000 है। एवरेज इनकम क्या है? 20,000 है। अब क्या है, सरकार एक मतलब मान लो योजना लाए, उसमें सरकार कह रही है कि जिसमें से 10,000 से जिनकी इनकम कम है उसको इस योजना का लाभ मिलना चाहिए। तो इस गांव के किसी भी व्यक्ति को एवरेज के आधार पे लाभ नहीं मिलेगा। जब हम एक एक आदमी के पास जाएंगे तो हमें पता लगेगा, कई तो ऐसे हैं जो 2 लाख रुपए की इनकम रखते हैं, कई ऐसे हैं जो 1 लाख रुपए की भी इनकम रखते हैं, कई ऐसे हैं जो 50,000 की इनकम रखते हैं, कई ऐसे हैं जिनकी इनकम 5,000 ही नहीं है। तो ये क्या है? गरीब तबके के लोग हैं, जाहिर सी बात है। इस योजना का फायदा किसको मिलना चाहिए? 5,000 वालों को मिलना चाहिए। अगर ये ह्यूमन का वेलफेयर करना है तो हमें एक एक घर की क्या है, आर्थिक दशा का पता होना जरूरी है ना। उस गांव के एक एक घर के आर्थिक दशा का पता है, वो होना जरूरी है। तभी हम क्या करेंगे, जो गांव के लोग हैं उनमें जो गरीब है उनको फायदा दे पाएंगे। तो अब 10,000 से कम वाले इनकम को फायदा मिलेगा। अगर एवरेज निकाल लेते हैं तो फिर फायदा कैसे दे पाते हैं? तो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो एक पर्टिकुलर के, एक इंडिविजुअल के, एक व्यक्तिगत का वेलफेयर कभी नहीं कर सकती है। तो वेलफेयर का जो इकोनॉमिक्स है वो किसे कहा जाता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स को ही कहा जाता है। इसे कहा जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स को कहा जाता है, यानी जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र है उसको कहा जाता है। मान लो एक गांव है जिसकी एवरेज इनकम है 8,000 रुपए, है ना। अब 8,000 रुपए एवरेज इनकम है और वही योजना 10,000 से जिनकी इनकम कम है उसको बेनिफिट मिले। गांव के हर सदस्य को क्या है? बेनिफिट मिल जाएगा। जिसमें से कुछ 2 लाख 1,50,000 वाले भी है, उनको बेनिफिट नहीं देना था लेकिन उनको भी मिल जाएगा। तो वेलफेयर का इकोनॉमिक्स कब होगा? जब आप इंडिविजुअल की स्टडी करेंगे, यानी व्यक्तिगत की स्टडी करेंगे। समझ रहे हैं ना आप? व्यक्तिगत की स्टडी करेंगे, इंडिविजुअल की स्टडी करेंगे, तभी आपको क्या है मतलब लाभ मिलेगा, यानी मानव का कल्याण है वो हो सकता है। इसलिए अपने क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर थ्योरी भी कहते हैं। इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर थ्योरी भी कहते हैं। बताओ माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात समझ में आई या नहीं आई? माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात समझ में आई या नहीं आई? यहां तक बात समझ में आ गई? फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है? फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो अल्फ्रेड मार्शल को कहा जाता है, और प्राइस थ्योरी भी इन्होंने ही दी थी, इसलिए इसको प्राइस थ्योरी इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, इकोनॉमिक्स ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं, जनरल इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर थ्योरी भी कहते हैं, इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर थ्योरी भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट अपने बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स, वृहद अर्थशास्त्र। अब देखो पूरे गांव की स्टडी करनी है, पूरे जिले की स्टडी करनी है, पूरे राज्य की स्टडी करनी है, पूरे देश की स्टडी करनी है, तो सभी माइक्रो इकोनॉमिक्स आपस में जुड़ जाएगी, यानी इनका जो एग्रीगेट है वो ही मैक्रो इकोनॉमिक्स बनाएगा। इसका मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना जरूरी है, और माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो उससे मैक्रो इकोनॉमिक्स बन जाएगा, है ना। दोनों एक दूसरे के क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों को ही पढ़ना जरूरी है भाई, दोनों एक दूसरे के क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है, किसी एक से आपका काम नहीं चल पाएगा। अब देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स, सबसे पहले तो बात करें फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है? जोहन मेनियार्ड केनेज को कहते हैं, जोहन मेनियार्ड केनेज को कहते हैं। इनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन है बात करेंगे, लेकिन अगले सेशन में। अभी थोड़ा सा आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बता दिया जाए। देखो जोहन मेनियार्ड केनेज जो है, इनको फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, यानी वृहद अर्थशास्त्र के जनक कहते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो एग्रीगेट इकोनॉमिक्स कहलाती है। क्या कहलाती है? एग्रीगेट इकोनॉमिक्स कहलाती है ना, यानी अर्थशास्त्र का समुच्चय कहलाती है, अर्थशास्त्र का योग कहलाती है। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी कहते हैं। इनकम थ्योरी मैक्रो इकोनॉमिक्स को, एम्प्लॉयमेंट थ्योरी मैक्रो इकोनॉमिक्स को, और इनकम थ्योरी भी मैक्रो इकोनॉमिक्स को कहा जाता है। मैक्रो वर्ड भी कौन सी लैंग्वेज का है? ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है।
मैक्रो वर्ड है वो भी कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है? ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, ग्रीक भाषा का शब्द है, वो मैंने आपको पीछे बता दिया। अब देखो, पूरे देश की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करोगे, पूरे राज्य की, पूरे जिले का, पूरे पंचायत का, तो आपको पता चलेगा कि कितना एम्प्लॉयमेंट है, कितना रोजगार है, कितने लोग बेरोजगार है। एक आदमी का, अगर आप एक फर्म का, एक परिवार का अगर आप स्टडी करते हैं तो उससे आप ये पता नहीं लगा सकते, ये पता नहीं लगा पाओगे कि एम्प्लॉयमेंट कितना है। अब मान लो एक व्यक्ति से मिले, उसको बोलेंगे भाई काम करते हो? बोले हाँ काम करता हूं। कितने कमाते हो? भाई 1 लाख रुपए कमाता हूं। तो फिर हम ये डिसाइड थोड़ी कर सकते हैं कि इस देश के सारे लोग ही क्या 1 लाख रुपए कमा रहे हैं। फिर आप दूसरे से मिलोगे, वो बोलेगा जी हमारे पास तो काम ही नहीं है, मांग मांग के काम चला रहे हैं। तो दोनों की राय अलग होगी ना। तो पूरे देश की इकोनॉमिक स्टडी, पूरे देश की इकोनॉमिक्स या किसी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया की आपको क्या है, स्टडी करनी पड़ेगी। तब वहां से आप निकाल पाओगे कि यहां पर क्या है, कितना एम्प्लॉयमेंट है, कितना अनएम्प्लॉयमेंट है। तो एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी इसे आप बोल देंगे, अनएम्प्लॉयमेंट भी किससे पता चलेगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स से। ऐसे बहुत और भी एग्जाम्पल है, अपनी बात करेंगे अभी, ठीक है। अब देखो, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज एन एनालिसिस ऑफ एग्रीगेट्स एंड एवरेज परटेनिंग ऑफ द इंटायर इकोनॉमिक्स। देखो, जो इंटायर इकोनॉमिक्स है, संपूर्ण अर्थशास्त्र है, उसका औसत, उसका एग्रीगेट है, वही क्या कहलाता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें चाहे नेशनल इनकम की बात करें यानी राष्ट्र की इनकम, एक एक चीजें जुड़कर ही राष्ट्र की इनकम बढ़ती है ना। मैंने कहा एक लोहा इस्पात का उद्योग है तो उसकी इनकम ही राष्ट्र की इनकम नहीं है, जितने लोहा इस्पात उद्योग है वो सारे राष्ट्र की इनकम में शामिल होंगे। तो जैसे नेशनल इनकम है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन है यानी जो हमारी जीडीपी है, उसके अलावा टोटल एम्प्लॉयमेंट कितना है, टोटल आउटपुट कितना है किसी देश का, है ना, टोटल उत्पादन कितना है, टोटल कंजप्शन कितना है, वहां का उपभोग कितना है, लोगों की एग्रीगेट्स डिमांड कितनी है यानी कुल डिमांड कितनी है, एग्रीगेट सप्लाई कितनी है, किसी देश के साथ इंटरनेशनल रिलेशन कैसे है ना, दो देशों के बीच में आर्थिक संबंध, इकोनॉमिक्स अफेयर कैसे हैं, ये सब किसमें स्टडी की जाती है? ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी है वो की जाती है। आपसे पूछ ले एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, प्राइस इंडाइसेस, यानी जो प्राइस इंडाइसेस का मतलब है टोटल जो कीमत है ना, महंगाई है, या फिर मैं बात कर लूं कि जो इन्फ्लेशन रेट है, उसके अलावा इंटरनेशनल जो इकोनॉमिक्स अफेयर्स है, ठीक है, देश का टोटल प्रोडक्शन कितना है, देश की टोटल डिमांड कितनी है, देश के द्वारा टोटल सप्लाई कितनी हो रही है, ठीक है। तो ये टोटल की बात की जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स। जहां पर एवरेज और टोटल की बात आ जाए वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, और जहां इंडिविजुअल की बात आ जाए वो कौन सा हो जाएगा भाई? माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो हो जाएगा। तो बताओ, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स समझ में आई या नहीं आई? माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स समझ में आई या नहीं आई? यहां पे लिखा हुआ था, इसे इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी बोलते हैं। टोटल देश की इनकम कितनी है, देश में टोटल एम्प्लॉयमेंट परसेंटेज क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट परसेंटेज क्या, इसलिए इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी बोल देते हैं, ठीक है। एग्रीगेट्स इकोनॉमिक्स क्यों बोलते हैं? जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो जुड़कर ही क्या बनाती है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो एग्रीगेट है या टोटल इकोनॉमिक्स का एवरेज या जो एग्रीगेट है वो ही क्या कहलाता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। दोनों को ही पढ़ना जरूरी है। अगर इकोनॉमिक्स को समझना है तो दोनों को ही पढ़ना क्या होगा? जरूरी होगा। बताओ, जितना करवाया है उतना सब समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है? इसी प्रकार का कोई डाउट तो नहीं है भाई? चलिए, नहीं है तो सबसे बढ़िया है। तो ये हमारा एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। ये बातें आगे आएगी, मतलब डिटेल से आएगी। अभी तो हमने मोटी मोटी पढ़ा है कि हम एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ जाने तो सही। चलिए भाई, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।